बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और हमारी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। और अपने अब तो मिड टर्म की बिल्कुल सेकंड लास्ट लेसन है आज हमारा। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल फॉर द सीरीज़ ऑफ AMCM 301। लेसन नंबर 21 है आज हमारा, और 22 आपका लास्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमारी मिड टर्म की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। राइट, हम लोगों ने जो प्रीवियस लेसन जो पढ़े हैं उसी से ही ये टॉपिक आगे फर्दर डिटेल है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स चले हैं स्पीच वाले टॉपिक से लेके, सॉरी स्पीच से भी थोड़ा पीछे चले जाएं, टॉपिक सिलेक्शन से लेके अब तक जितने भी हम लोग इसने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। वो उसी की ही फर्दर स्टडी आती है, उसी का फर्दर स्टेप बताया जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब ये काम हो गया नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब ये काम हो गया नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है हम लोग 13-14 लेसन से स्टार्ट हुए हुए हैं, या थोड़ी सी मुझे मिस्टेक होगी तो आप लोग इसे करेक्ट कर दीजिए कि हम किस लेसन से लगे हुए हैं इसी टॉपिक को लेकर। तो टॉपिक है आज हमारा रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस एंड आंसर। प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। अब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, हमने स्पीच दे दी है, स्पीच की डिलीवरी भी हो गई है, ऑडियंस तक बातें पहुंच चुकी हैं। अब ऑडियंस के जहनों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हैंडल्स कैसे करना है, हैंडल हो रहे हैं, अब इसको रिस्पॉन्स कैसे करना है। ठीक है, तो इसकी सारी डिटेल पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी लंबा लेसन है लेकिन मैं इसे शॉर्ट में करके दूंगी, क्योंकि इसकी भी स्लाइड्स जो हैं वो तकरीबन 6 पेजेस पे कॉन्सिस्ट है। लेकिन मैं ना आपको इसको शॉर्ट में करके दूंगी और सिर्फ कोशिश करूंगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और रट्टा भी नहीं लगाना आपने, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इंशाल्लाह हमारा। अच्छा जी, इसकी डिटेल की तरफ हम बिल्कुल आएंगे, लेकिन इससे पहले आपने अगर तो इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस लाइक तो वीडियो को लाजमी कीजिए। ठीक है, लाइक करने से आपके पास वीडियो सेव भी रहेगी कि अगर कभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाए तो आप थोड़ा सा एक रिव्यू ले लें इसका। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस एंड आंसर। इसमें हमें जो बताया गया है वो ये है कि जो एक एक्सपीरियंस्ड होगा। अच्छा, एक ये टर्म हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी एंटिसिपेट, इसको आप लोगों ने देखना है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये प्रीवियस लेसन है हमारा। तो एक जो एक्सपीरियंस्ड स्पीकर है, कुछ होते हैं जो नए आते हैं इस फील्ड में, पहली दफ़ा भी डाइस पे आते हैं, ऐसे भी स्पीकर होते हैं, कुछ होते हैं उनका तो एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उनके लिए तो डाइस पे आना, स्पीच करना, लेक्चर देना, स्पीच करना, ये सारा जो है बाएं हाथ का खेल बन चुका होता है। लेकिन जो न्यू आते हैं, जो जो पुराने हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, उनको तो बिल्कुल आइडिया होता है कि ऑडियंस की जानिब से किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, किस तरह की क्वेश्चनिंग आ सकती है, और किस तरह के कमेंट्स आ सकते हैं। तो इसलिए जो उनको प्रिडिक्ट होता है, जो उनके जहन में होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आने हैं और हमने इस तरह से इसका रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि वो तो थोड़े एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने तो टैकल कर लिया, उस सिचुएशन को डील कर लिया, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो उस वक्त डाइस पे खड़ा जो बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा जो होता है डिफ़िकल्टीज़ का सामना होता है, कहीं वो भूल ना जाए पॉइंट, कहीं वो कोई पॉइंट स्किप ना कर जाए, ऑडियंस की तरफ से जो ऑब्जेक्शंस आए, क्या आया वो उसको पूरा कर सकेगा नहीं कर सकेगा, आया कि ऑडियंस उसकी बात के साथ इत्तेफाक करते हैं या इख्तिलाफ राय करते हैं, इन सारे चैलेंजेस का, इन सारी डिफ़िकल्टीज़ का जो बंदा डाइस पे खड़ा होता है उसे सामना होता है। अब इन सारी सिचुएशन से निकलना कैसे है, इसी का सिचुएशन हम लोग इन लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है न्यूली जो बंदा है उसके लिए कुछ टिप्स हैं। जो इसे एक प्रेजेंटर है, प्रेजेंटर जो स्पीच दे रहा है वो प्रेजेंटर है, उसे 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, लिसन, डिसन, अफ्रेम एंड आंसर। ठीक है, ये कुछ स्किल्स हैं जो कि एक प्रेजेंटर के पास होने चाहिए। इनकी फर्दर डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि इन पॉइंट्स का क्या मकसद है, किस तरह क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। कि लिसन से तो हमेशा ही सी बात है कि पता चल गया है कि लिसन का क्या मतलब होगा। ज़ाहिर सी बात है कि एक जो प्रेजेंटर है उसे अपनी जो इफेक्टिव स्पीकिंग बनाने के लिए उसको स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसे क्या करना चाहिए, उसकी लिसनिंग स्किल्स हम लोगों ने पीछे सारे लेसन में लिसनिंग भी पढ़ा है, लिसन पढ़ा है कि लिसनिंग में क्या है। और आपसे एक प्रैक्टिकल भी करवाया गया था कि आप लोग किस कैटेगरी के लिसनर्स में आते हो, एवरेज में आते हो, एक अच्छे लिसनर में आते हो, या एक बैड लिसनर में आते हो। तो जो एक
स्पीच करने वाला है, अगर वो बोल रहा है, आवाम को गाइड कर रहा है, तो उसे एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, उसके अंदर लिसनिंग स्किल्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में यह कहा गया है कि आपके पास जो है, आप अपनी इफेक्टिव, फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक गुड कम्युनिकेशन की क्या है, कि आप एक अच्छे लिसनर भी हो। आप तभी एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं जब तक एक अच्छे लिसनर होंगे। तो अच्छे लिसनर आपकी खूबी है कि आपकी जो स्पीच है वो इफ़ेक्टिव हो और लोगों के लिए वो असर रखे। तो हमेशा एक बाअमल इंसान की बातें ही आवाम के लिए असर रखती हैं। अगर आप खुद सुन नहीं रहे और दूसरों को नसीहतों के पंद बना के सुना रहे हो, तो ये आपकी जो स्पीच है उसको भी रायगा बना देगी। अब इसमें हमारे पास फर्दर जो उन्होंने कहा है कि व्हेन समवन फ्रॉम द ऑडियंस स्पीक्स, अब लिसनर की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, लिसनर की नहीं है, थोड़ी सी डिटेल हम पीछे से भी पढ़ लेते हैं। बाय लिसनिंग अटेंटिवली, आपने उसे अटेंटिवली सुनना है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। प्रेजेंटर कैन सिफ्ट थ्रो आ कंफ्यूजिंग कम्युनिकेशन, अच्छा इसमें कंफ्यूजिंग कम्युनिकेशन, क्लैरिटी द पॉइंट एंड प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। आपने उससे, जो ऑडियंस ने आपसे क्वेश्चन किया है, उसको ऐसा जवाब देना है कि वो मुतमईन हो आपकी बात से, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि व्हेन समवन फ्रॉम द ऑडियंस आस्क एंड द प्रेजेंटर लिसनिंग अटेंटिवली, द प्रेजेंटर शुड, तो प्रेजेंटर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना है, मेक फोकस्ड मीनिंगफुल आई कांटेक्ट। जाहिर सी बात है, जो बंदा हैंड रेज करता है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ पॉइंट, तो आप सबसे पहले उसकी देखोगे कि ये जो है, ये नॉन वर्बली जो फीडबैक आ रहा है, जिसने अपना हैंड रेज किया है, आपकी नज़र उसके हाथ पे जाएगी और हाथ से आपकी नज़र उसके फेस पे जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना आई कांटेक्ट सेट करना है, उसके साथ आई कांटेक्ट करना है, उस पर्सन के साथ जो कि बात कर रहा है, नॉट जनरली इन अ मैनर दैट सजेस्ट यस आई हियर यू। आप लोगों ने जनरली नहीं कहना, आपने उसे अच्छा सा रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लीन फॉरवर्ड स्लाइडली टू विजुअली और कन्वे इंटरेस्ट, आपने उससे बिल्कुल अच्छे से सुनना है और अपना इंटरेस्ट उसकी तरफ करना है कि आपको उसका पॉइंट, चाहे उसने आपके खिलाफ बोला है, चाहे आपके हक में बोला है, लेकिन आप एक अच्छे लिसनर है, आपने उससे पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी तसल्ली के साथ और पूरे ही ठंडे दिलो दिमाग के साथ सुनना है, पूरी तवज्जो रखनी है और उसके साथ अच्छा सा आई कांटेक्ट बनाना है। फिर आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे देने हैं, ठीक है। इन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ रहा है ऑडियंस से, उसी नेचर के आपके एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। और ऑब्जेक्शन, या क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्शन आता है या कमेंट्स आते हैं, ऑडियंस की तरफ से 3 तरह की स्पीकिंग आ सकती है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं और कमेंट्स आ सकते हैं। इसकी भी आगे साथ साथ डिटेल दी गई है। इन some cases a gracious smile is appropriate, कि स्माइल दी जाती है, कभी ये तंजिया स्माइल भी होती है, कभी अच्छी स्माइल भी होती है, ठीक है। इन अदर केसेस एन एक्सप्रेशन ऑफ जेन्युइन कंसर्न, ठीक है, कि किस तरह के एक्सप्रेशन भी दिए जाते हैं। अब आपने ऑडियंस का क्वेश्चन सुनना है या ऑब्जेक्शन सुननी है, तो आपने कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक्सप्रेशन तो कुदरती तौर पे खुद ही बन जाते हैं ना, जब हमें पता चलता है अगला बंदा हमें, लेकिन हम लोगों ने खुद को मेंटेन रखना है, अपना पोलाइट बिहेवियर रखना है। इन एडिशन अ स्किल्ड लिसनर विल, क्या है, अगर एक अच्छा लिसनर है, उसके पास लिसनिंग के स्किल्स हैं, तो वो क्या करेगा, लिसन फॉर द मीनिंग इन द मैसेज, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द मेन पॉइंट ऑफ अ क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। वो उसका सारा मैसेज सुनेगा ज़रूर, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन क्वेश्चन है, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। क्योंकि एक बंदा होता है, बहुत लंबी चौड़ी बात करने के बाद उसकी बात में से पता चलता है वो कहना ये चाह रहा है, ठीक है ना। अक्सर लोगों को क्वेश्चन करना नहीं आ रहा होता या पॉइंट आउट नहीं करना आ रहा होता, इस तरह की इश्यूज भी होते हैं ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस कोई एक्सपीरियंस तो बैठे नहीं हुए आपके पास, वो हर तरह की ऑडियंस बैठी होती है। कंसंट्रेट ऑन कीवर्ड्स क्या हैं जो उसने इस्तेमाल किए हैं आपके लिए, आपसे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। कंजक्शंस हैं एंड और बट, ठीक है, जैसे उसने यूज़ किया है कंजक्शन, बट सर आपने तो ये कहा था, बट एंड, इस तरह की बातें उसने यूज़ की हैं वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, आपको पता है ये इंग्लिश के टर्म्स यूज़ हो रही हैं। एडवर्ब्स एडजेक्टिव मतलब किसी की बुराई बयान की जा रही है, खामी बयान की जा रही है, खूबी बयान की जाती है। एंड
आर एक्सट्रेनियस टू द रियल मीनिंग्स, ठीक है, ये रियल मीनिंग के साथ इसे अटैच किया जाएगा। लिसन टू डिटरमाइन इफ द पर्सन कम्युनिकेट्स इन अ कॉन्क्रीट और कंसेप्चुअल मैनर, ठीक है, उसको सुने। अगर कोई पर्सन इस मैनर में बात कर रहा है, टिपिकली कंसंट्रेट थिंकर कम्युनिकेट इन शॉर्ट सेंटेंसेस एंड यूज वर्ड्स लाइक बॉटम लाइन, ठीक है, अगर तो वो अच्छा है कम्युनिकेटर तो वो उसके अच्छे से टैकल करेगा और बहुत अच्छे से रिस्पांस देने में कामयाब हो जाएगा। दे प्रेफर सेक्सेंट बॉटम लाइन, ठीक है, यहाँ पे भी इंग्लिश की टर्म्स यूज हो रही है। रिस्पांस होगा बेस्ड ऑन फोकस ऑन फैक्ट्स, ठीक है, वो ऐसा रिस्पॉन्स करेगा जो कि फैक्ट्स पे मबनी होगा। कॉन्सेप्चुअल थिंकर जो होगा टेंड्स टू बी मोर एक्सप्रेसिव एंड यूज वर्ड्स लाइक पॉसिबिलिटीज। कॉन्सेप्चुअल जो होगा वो पॉसिबिलिटीज वाले लफ्ज यूज करें। दे प्रेफर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स दैट कन्वे आइडियाज, ठीक है, अपने आइडियाज यूज करने के लिए कन्वे करने के लिए वो क्या करेगा, वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स इस्तेमाल करेगा। आगे क्या आ जाता है, आगे है पैराफ्रेज। When appropriate, a paraphrase restate is abbreviation for from what a person has said. It begins, yeah, it begins with wording such as that Sean is falling, मतलब कि अगर तो कोई पर्सन जो है पैराफ्रेज में बात कर रहा है तो उसके जो अल्फाज है यहाँ से इस्तेमाल होंगे। लेट मी बी श्योर आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मुझे श्योर करने दो, मैं समझाता हूँ। यू आर आस्किंग, तुम पूछ रहे हो, इज दैट राइट, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि ये राइट है। एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये सारी इस तरह की कुछ उसकी स्टार्ट करने की बातों का अंदाज होगा, ठीक है, इस तरह की से कुछ बातें होंगी, ये पैराफ्रेज की मीनिंग में आ जाएंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है। मैं ये आपका जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, तो इससे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके ना इसे जल्द से जल्द मतलब आपका लेक्चर शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग मुख्तसर बातों में से जामिया लेक्चर लेने में ले सकें। अच्छा, इसमें हमारे पास जो आगे आ रहा है, आगे है डिसाइड द नेचर एंड इंटेंट ऑफ वर्बल फीडबैक। मैंने आप लोगों को ये बताया था प्रीवियस लेसन में कि वर्बल फीडबैक ही आता है ऑडियंस की जानिब से, ठीक है। अच्छा जी, पर्सन हु लिसन अटेंटिवली इज बेटर एबल टू डिसाइड द नेचर एंड इंटेंट ऑफ फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस। ठीक हो गए, ये हमें बात अंडरस्टूड है कि जो बंदा सही से सुनेगा वही एक अच्छा रिस्पॉन्स देने में कामयाब होगा। अ क्वेश्चन मे साउंड सिंपल बट एन अटेंटिव स्पीकर मे डिसाइड a complex issue within it, ठीक है। अनदर क्वेश्चन में भी वाउंडेड ना, ठीक है, वही बात हो गई कि जो बंदा एक अच्छे से सुनेगा तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स देने में कामयाब होगा। डिसाइडमेंट इज रिलेटेड टू परसेप्शन, परसेप्शन से रिलेटेड है। अब ये हम लोगों ने समझना है कि डिसाइड रिलेटेड किससे है, तो ये किससे रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू द परसेप्शन। परसेप्शन परखना है किसी चीज़ को। अ प्रेजेंटर परसीव थिंग्स, जो प्रेजेंट कर रहा है वो चीज़ों को परसीव करता है, परख रहा होता है लोगों के बारे में जो ऑडियंस में बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब में दूसरी ऑडियंस, दूसरी थिंग जितनी भी उसकी अराउंड में है, उन सबको वो क्या कर रहा होता है, परसीव कर रहा होता है। वाचिंग एंड लिसनिंग, वो उनको देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होगा। ये आप जाहिर है आप स्टेज पे खड़े हो, आप सारी सूरत हाल को परख रहे होगे, कौन सा बंदा किस तरह के फेस एक्सप्रेशन दे रहा है, उसका आई कॉन्टेक्ट कैसे जा रहा है, आया वो आपको लिसन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी क्वेश्चनिंग कैसी आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ये डिसाइड किसके साथ रिलेटेड है, ये आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इसको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में लिख देना है, ठीक है। इतना आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा रट्टे के खिलाफ रही हूँ, मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि आपने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को यही कहूँगी, डिसाइड इज रिलेटेड टू परसेप्शन। जब परसेप्शन की बात आ गई तो आपने कहना कि वो परसीव कर रहा है ऑडियंस को, ठीक हो गया। एक्सप्रेशन जेस्चर वही सारी बातें आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो है आगे एफ्रम। इसकी हम लोगों ने अब टर्म समझ गए कि एफ्रम क्या होता है। स्किलफुल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक स्किलफुल रिस्पॉन्स दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। अब उसमें क्या क्या आ रहा है, अफर्मेशन एंड आंसर, ठीक है। अफर्मेशन किया इस आ रिलेशन, अब इसका किसके साथ रिलेशन है, इसका रिलेशन है टेक्निक के साथ एंड एक्नॉलेज, दैट एक्नॉलेज होता है आप किसी की बात को सुन के येस नो ओके इस तरह का रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। एंड
एंड वैलिडेट्स पीपल, लोगों को वैलिडेट करते हो। इवन व्हेन अ क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन चैलेंज अ स्पीकर, अक्सर सवालात और ऑब्जेक्शन ऐसे होते हैं जो स्पीकर के लिए चैलेंज बन जाते हैं, उनके पास उनका कोई जवाब नहीं होता। तो इट इज़ असेंशियल टू मेंटेन एन अफर्मेशन रिलेशनशिप विद द ऑडियंस। तो आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसे एक्नॉलेज कर देना है, ठीक है। यस, यू आर राइट, यस, इस तरह करके आपने इसे एक्नॉलेज कर देना है। अब ये ना हो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ऑडियंस से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया, आपके जो है फेस एक्सप्रेशन वो गया है, वो आपकी चेहरे के तासुरात ही बदल गए हैं, आपके पसीने छूट गए हैं, आपके चेहरे के रंग बदल गए हैं। तो ऐसा नहीं होना, आपने इंतहाई इत्मीनान के साथ उसको एक्नॉलेज कर देना है। तो दिस टर्म affirmation is related to the two terms like technique and answer, सॉरी affirmation is related to, मेरा ख्याल है यही है, टेक्निक एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है भैया। इसको देख लेना है आप लोगों ने, ये इसके साथ है, इसकी कुछ एग्जांपल दी होंगी उन्होंने आगे, जैसे दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, आपने कहना है दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू मेक अ गुड पॉइंट, असलम मतलब उसका नाम लेके कह देना कि हाँ तुमने अच्छा पॉइंट रेस किया है। इट्स ऑब्वियस यू हैव गिवन दिस सम थॉट, हाँ हो सकता है तुम्हें इसके बारे में कुछ इल्म हो, ठीक है। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट टू आवर अटेंशन, उन्होंने कहना है कि हाँ मुझे खुशी हुई कि आपने हमारी तवज्जो इस पॉइंट की तरफ भी लगाई है, इस पॉइंट को भी उठाया है आपने, ठीक हो गया। यू हैव रेस्ड एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, और आपने कह देना है कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। तो ये आपकी अफर्मेशन है, जहाँ पे आपको कोई बात का जवाब नहीं आ रहा और आप डाइस पे करें और ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इन बातों को कह के उस सिचुएशन को डील कर लेना है, ठीक है। ये कुछ विजुअल हो जाता है आपके इसके साथ बिहेवियर जो आ रहा है प्रेजेंटर का, दिस दैट, इस बात को हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, अब हमने फोर्थ टॉपिक पे चलना है, आंसर दी क्वेश्चन कमेंट्स और ऑब्जेक्शन। इसकी हेडलाइन ही बहुत ज़्यादा आसान है, इससे तो हमें बिल्कुल से पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने क्वेश्चंस को आंसर करना है, जो कमेंट्स आए हैं उसका, और जो ऑब्जेक्शंस आए हैं, क्योंकि ऑडियंस की जानब से मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 तरह के चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या वो आपकी जो स्पीच है उसके ऊपर कमेंट्स कर देंगे कि आपने अच्छा किया, या वो आपकी बात के साथ क्या करेंगे, इख्तलाफ कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है, इसका भी मतलब कि इस टर्म को भी समझने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। इसमें ये है कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें बिल्कुल सेटिस्फाई आंसर होना चाहिए, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, वो फैक्ट्स पे मबनी होना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं। द प्रेजेंटर, जो प्रेजेंटर है, जो स्पीच दे रहा है, स्पीच कर रहा है, निगलेक्टेड टू कवर अ पॉइंट, उससे अपना पॉइंट कवर करने में कुछ नहीं निगलेक्ट करना। अ पर्सन इज द ऑडियंस इज कंफ्यूज्ड एंड आस्क अ क्वेश्चन, अक्सर ऐसा होता है कि जो स्पीच करने वाला होता है, जो डाइस पे करा होता है, वो कोई ना कोई पॉइंट जो है मिस कर देता है, और तो ऑडियंस उसकी तवज्जो उसकी तरफ लाती है कि सर इसमें ये पॉइंट भी तो आ सकता है। तो यूजुअली सच क्वेश्चंस आर आंसर्ड व्हेन द प्रेजेंटर स्टेट द पॉइंट दैट वाज, ठीक है, दैट वाज ओमिटेड, मतलब कि मुझसे मिस हो गया था। तो ये जो क्लियर है, इसमें ये है कि और आपके पास तो मटेरियल मौजूद होगा, जाहिर सी बात है आपने स्पीच तैयार किया, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको देके बताने की कोशिश की गई, समझाने की। उसके बाद है करेक्ट, आपका जो आंसर है वो हर तरह से करेक्ट है, फैक्चुअली भी होना चाहिए और एथिकली करेक्ट होना चाहिए, कोई मतलब उसमें फैक्चुअल और सारा एथिकली, एथिक्स के मुताबिक भी होना चाहिए, कोई इस तरह का आंसर ना दे जो दूसरे के लिए अच्छा ना फील हो। अच्छा, इसकी उन्होंने कुछ एग्जांपल बताई है। इफ समवन आस्क, अगर तो कोई पूछता है, हाउ मच डज द प्रोडक्ट कॉस्ट, आपने किसी प्रोडक्ट की मशहूरी किया, उसके बारे में उसे गाइड किया, उसके बारे में कोई बात की है, तो कोई ऑडियंस से पूछ लेगा कि ये जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं कि हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद है और ये हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो आपने बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करनी कि जो है ऑडियंस उसे खरीदने की तरफ माइल हो, आपने उसकी फैक्चुअल करेक्ट अमाउंट बतानी है जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। 100 रुपीज़ प्लस
आगे आपने ये भी बताना है, सिर्फ आप 100 पीस बता देंगे, बाद में जब वो लेने जाए उसके ऊपर लिखा हो कि टैक्स के साथ इंक्लूड हो के ये 150 की है, तो फिर ये आपकी स्पीच के ऊपर बैड एक्सप्रेशन जाएगा। आपने उससे प्लस करके बताना है कि इसके ऊपर टैक्स इतना लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतने लगेंगे, तो इसकी जो टोटल अमाउंट है वो इतनी हो जाएगी। तो ये आपकी क्लियर पॉइंट में आ जाता है, क्लियर में और करेक्ट में, कि आपको जो इंफॉर्मेशन देनी है वो हर लिहाज से करेक्ट देनी है, कहीं भी उसे निगलेक्ट नहीं करना कि आप कोई पॉइंट मिस कर जाओ और वो ऑडियंस के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाए। आगे है हमारा पॉइंट कॉन्साइज। कॉन्साइंस कॉन्साइज आंसर क्या होता है? अब आप लोगों ने इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। टू द पॉइंट, ठीक हो गया। इसे आप चाहे मार्कर्स के साथ लिखते टू द पॉइंट को, बाकी आप इसे अपनी वर्डिंग में लिखते। ये बात भी आपको समझने की मेरे ख्याल है अंडरस्टूड बात है कि जो ऑडियंस की जानिब से क्वेश्चन आया गया है उसे आपने टू द पॉइंट ही आंसर करना है, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। आप स्पीच से एक्स्ट्रा टाइम दे के क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हो कि आपका आंसर जो है हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए, आप ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में मत जाएं। तो ये किस टर्म में आ रहा है? ये कॉन्साइज में आ रहा है। कॉन्साइज मीन टू द पॉइंट। आगे है वेल कंसीडर्ड। इसमें क्या है? रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन एंड कमेंट्स शुड रिफ्लेक्ट कंसिडरेशन ऑफ द सेटिंग एंड द इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि आपकी जो सेटिंग है कंसिडरेशन की, और जो इंटरेस्ट है और जो एक्सपेक्टेशंस है वो ऑडियंस की, ये सारी इसके अंदर आ रही है वेल कंसीडर्ड के अंदर। इज द ऑडियंस gathered for प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, सोशल और पर्सनल रीजंस। अब किस तरह की ऑडियंस है, ये कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं। आया वो प्रोफेशनल है, पॉलिटिकल है, सोशल से हैं, या पर्सनल रीजंस की वजह से इकट्ठी हुई हैं। डज द सिटिंग कॉल फॉर अ ब्रीफ और एन इन डेप्थ रिस्पॉन्स? इज इट मोर अप्रोप्रिएट टू ऑफर अ सीरियस, ठीक है, सीरियस और अ लाइट हार्ट आंसर? तो इसका मतलब है कि जिस भी तरह की ऑडियंस आपके साथ बैठी हुई है, आपको इसी से अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, इसी फील्ड से रिलेटेड। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, टाइप्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम एन ऑडियंस। ऑडियंस की जानिब से किस तरह के कमेंट्स आ सकते हैं? पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि हमें किस तरह से आंसर करना है। अब आगे हम लोग पूछ रहे हैं कि ऑडियंस किस टाइप के कमेंट्स करते हैं। एक तो ये हम लोग शुरू से पढ़ते हैं एग्रीमेंट, या तो जो होगा ऑडियंस से वो आपकी बात के साथ एग्री करेगा कि जी सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है सोसाइटी में, पॉलिटिकल में ऐसा ही हो रहा है। जिस भी टाइप की ऑडियंस है वो आपके साथ एग्री करेगी। एडिशन में यही होगा कि वो अपने ही कुछ आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके अंदर कुछ अपने पास से इन्फॉर्मेशन दे के, या उनके पास जो पहले से आइडियाज़ मौजूद होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसको क्या करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेंगे कि हमारे पास भी इसके अकॉर्डिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। तो एडिशन में आ जाए ऑब्जेक्शन, या वो आपकी बात के साथ क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगा दें। ये कुछ डिटेल है, ये का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, ये कुछ बातों के साथ आपको बताया गया है। जैसे ये है एग्रीमेंट, तो आपको समझ आ गई ना कि उसने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस शो करवा देगा जी, ठीक है, हाँ ऐसी है। अच्छा, एडिशन में क्या है कि आई लाइक व्हाट यू सेड अबाउट, अच्छा यहाँ पे रिड्यूसिंग कॉस्ट के बारे में एक एग्जांपल दी। इनफैक्ट आई थिंक वी कुड अप्लाई योर रिकमेंडेशंस टू द डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप एज वेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ कह रहे हैं कि हम भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मतलब वो एडिशन कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो एडिशन के साथ आ जाएंगे। ऑब्जेक्शन, जाहिर सी बात है कि उसको आपके पॉइंट के साथ इख्तिलाफ राय, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, या तो आपकी बात के साथ इत्तेफाक करेंगे या इख्तिलाफ राय करेंगे। और हर ऑडियंस जो है, पूरी की पूरी ऑडियंस ऐसे नहीं करेगी। ऑडियंस में से कुछ लोग इख्तिलाफ करेंगे, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन क्या है इजाफा करेंगे। तो ये तीन तरह की ऑडियंस हर स्पीकर को मिलती है, राइट। तो ये ऑब्जेक्शन में कुछ बातें बोलनी होंगी, इसको आप लोगों ने देख लेना है। ये लेसन बहुत लेंथी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, मैं कह रही हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इन शॉर्ट हो जाए। देयर आर 3 अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एन ऑब्जेक्ट। आगे ऑब्जेक्शन के भी नेक्स्ट अप्रोप्रिएट हैं, क्या है, एग्री है, रीअप्रोच है, और क्या है, आर्बिट्रेट है। In every case, the person who voice an objection should be अच्छा, एफर्मेंट हम पीछे पढ़ रहे हैं, तो ये अब टर्म यूज हो रही है, आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि एफर्मेट क्या है, क्योंकि हर टर्म को आपने कॉन्सेप्ट के साथ कवर करना है। एंड नॉट कन्फर्मेटेड, ठीक हो गया। नेगेटिव वर्ड लाइक डोंट, नो एंड नॉट फ्यूल कन्फर्मेशन
The following examples show a confirmation response in contrast to an affirming response. ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्फ्रेंस में क्या आएगा, आई डोंट एग्री विथ यू, जाहिर सी बात है। अच्छा, अफर्म्स में क्या आ रहा है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, दिस इज अनदर एस्पेक्ट टू कंसीडर था। ठीक हो गया। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस में क्या आएगा, नो दैट्स नॉट राइट। ये कुछ बातें हैं। एग्री में अब मजीद इसकी डिटेल आ रही है। एग्री आपको पता है, अब कुछ पॉइंट के साथ उन्होंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। री अप्रोच को हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हेन समवन वॉइसेस एन ऑब्जेक्शन बट द पॉइंट्स इज नॉट वैलिड। अगर तो कोई बंदा ऑब्जेक्शन भी कर रहा है लेकिन उसकी पॉइंट जो है वो वैलिड नहीं है, तो क्या होगा, अप्रोचिंग द इश्यूज फ्रॉम another perspective can resolve the objections, कैन रिजॉल्व द ऑब्जेक्शन। तो री अप्रोच में क्या आ रहा है कि ऑब्जेक्शन भी हो रही है लेकिन उसका पॉइंट वैलिड नहीं है। कुछ लोगों को ना वैसी आदत होती है कि उन्होंने अपने से बढ़कर किसी को नहीं मानना होता, वो चाहते हैं कि मैं ही मैं। तो ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने के लिए ना, वो जो सामने खराब बंदा स्पीच कर रहा होगा ना, उसको नीचा दिखाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए इस तरह के पॉइंट रेस करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास मुसद्दका, फैक्ट्स पे, एथिक्स, सारे मतलब के कोड्स कंडक्ट सब मौजूद हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल लोगों के साथ इसे अच्छे से लेके चलना है। बिकॉज समवन ऑब्जेक्ट्स नॉट टू व्हाट हैज बीन सेड। ठीक हो गए, यहाँ आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। यू हैव ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट में प्रॉम्प्ट आर री अप्रोचेस। तो आपने क्या करना है, अब उसके साथ बहस थोड़ी करने बैठ जाएंगे, आपने लड़ने थोड़ी बैठ जाना। आपने कहना ठीक है, आपने एक अच्छा पॉइंट निकाला है, लेट्स कंसीडर द फ्रॉम अनदर एंगल। चलें हम इसे दूसरे जाविये से देख लेते हैं। कहते हैं ना, हाँ आपकी बात तो ठीक है लेकिन आप किसी और पॉइंट से देख रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से डील करना है। वहाँ पे जाहिर सी बात हम लोग बहस करने बैठ जाएंगे तो हमारी स्पीच तो रहेगी ना। तो हम लोग एंडिंग की तरफ, क्लोजिंग की तरफ, जो हमने मटेरियल तैयार किया हुआ है, जो हम लोगों ने डेटा ढूंढा हुआ है, तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे अगर हम एक ही बंदे को लेके बैठ गए। तो हम लोगों ने इसकी ये बात कह के नेक्स्ट चलना है। अच्छा, आगे है आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट क्या है, ऑब्जेक्शन कैन बी रिजॉल्व विद द यूज ऑफ अ फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड क्या रिस्पॉन्स है, अब ये देख लेते हैं। द प्रेजेंटर स्टेट, आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू वुड फील दैट वाई। अच्छा, उसने इस तरह का जवाब देना, आई वर्कड विद समवन रिसेंटली हु फेल्ट द सेम वे। तो आपने कुछ उसको इस तरह का रिस्पॉन्स देना है कि मैंने थोड़ा ही अर्सा पहले इसके ऊपर काम किया, तो मैंने भी ऐसा महसूस किया है। अनटिल दे फाउंड दैट, और वो अभी भी देखते हैं। आफ्टर फाउंड द प्रेजेंटर डिस्क्राइब द वैल्यू द ऑफर्स द ऑब्जेक्शंस। ठीक हो गया, इसके ऑब्जेक्शंस को आपने इस तरह से दूर करने की कोशिश करनी है। ये हो गया हमारे पास ये पॉइंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू डिसरप्शन। इसमें क्या आ जाता है, नेचुरली हाउ अ प्रेजेंटर रिस्पॉन्ड विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड डिग्री ऑफ द डिसरप्शन। इन जनरल, ठीक है, वो जो नेचर है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। इन जनरल एज द पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म who commands the attention of the audience, a presenter should demonstrate leadership। ठीक है, कि एक बंदे को कमांड हासिल है कि वो जो ऑडियंस है उसकी तवज्जो अपनी तरफ पूरी तरह मबजूल करवा सकता है। तो वो क्या करेगा, इस सारे केसेस में दे वंडर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होने जा रहा है। वो जाहिर सी बात है, जब तक आपकी बात में सस्पेंस नहीं होगा, लोग शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ कभी भी नहीं जुड़े रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लोगों ने इनको यूज़ करना है विद कॉन्फिडेंस। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप जहाँ आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, आपकी स्पीच का वहीं से डाउन होना शुरू हो जानी है। वॉइस दे रिमेन इन कंट्रोल ऑफ द प्रेजेंटेशन इवन बाय द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब हमने कॉन्फिडेंस में कैसे रहना है, ये हमारे पास 3 स्टेप है। रिमेन काम, टेक एक्शन, बी फ्लेक्सिबल। अब रिमेन काम में क्या रहा है, प्रेजेंटर हु बिकम विजिबली अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड बाय अ डिसरप्शन में, अच्छा ठीक है, नॉट में एग्रीवेट द सिचुएशन।
क्या है कि अगर एक प्रेजेंटर है, किसी ने ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा है और उसको गुस्सा आ गया है, तो वो क्या है, ये चीज़ें तो सिचुएशन को क्या करेंगी, एग्रेसिव बना देंगी। आपको क्या करना है, स्टेइंग क्लेम एंड कंपोस्ट, कीप द माइंड क्लियर टू कंसीडर हाउ टू हैंडल द डिसरप्शन। लेकिन आपने अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को हमेशा जिंदा रखना है कि आपने इसको हैंडल करना है। एंड हैज़ अ रिसर्निंग एफर्ट ऑन एन ऑडियंस, उसके ऊपर रीजनिंग एफर्ट कर देनी है। व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन ऑन एंड इज यूजफुल टू रिलीव द टेंशन, ठीक है, दैट ऑफर। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई गई हैं कि आपने अपने आप को रिमेन काम कैसे रखना है। ठीक हो गया। टेक एक्शन, इसमें क्या आ गया, एन इंसिडेंट और बिहेवियर में बी सो माइनर दैट ओनली द स्पीकर इज अवेयर ऑफ इट। जो इंसिडेंट हुआ है वो माइनर है, जो कि इससे पहले से वो अवेयर है। एंड द प्रेजेंटेशन कैन प्रोसीड एंड प्लान however when something threaten to disrupts other action must be takes to minimize the degree in which the disrupting distract from the presentation। मैं आपको रीडिंग नहीं करके सुना रही। देखिए ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है टेक एक्शन, इसमें हमारे पास ये आएगा कि एक जो प्रेजेंटर है, जो भी इवेंट हुआ है उसके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो भी इवेंट हुआ है। उसके बाद है बी फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्डिंग टू अनफोर्सिन सिचुएशन, जो ऐसा सिचुएशन जो कि अनफोर्सिन है उसको रिस्पॉन्स करना। ऑफर रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, इसमें आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वो टेक एक्शन में तो ये चीज़ आ गई थी ना कि आपको उसका मालूम था, लेकिन यहाँ पे रिफोर्सिन है तो यहाँ पे क्या करना है, स्पीकर फाइंड दे हैव टू अडॉप्ट टू डिसरप्टिव एज वेरी एज लास्ट मिनट चेंज इन टाइम फ्रेम। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट मिनट में टाइम फ्रेम को चेंज करना है। और हैवर पीपल दैन एक्सपेक्टेड कि जहाँ पे पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैकर इन द ऑडियंस और अ पावर फेलियर द मीटिंग रूम। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मीटिंग रूम को फेलियर बनाना चाह रहे हैं, डिस्ट्रप्शन करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहना है। मैंने आपको बोला कि आपको किसी भी किस्म की ऑडियंस मिल सकती है, आपने अपने आप को तैयार रखना है। आपने कभी टॉक शो देखा हो कि बड़े बड़े लीडरों को बिठा के और साथ सामने मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स बैठा दिए जाते हैं और वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। इस तरह का जो ऑडियंस के साथ क्वेश्चन हुआ था, एक मैंने राना सनाउल्लाह का देखा हुआ है, वो सामने इतनी ऑडियंस थी और बड़े हार्श किस्म की क्वेश्चनिंग आ रही होती है। एक दफ़ा इमरान खान का मैंने देखा था, तो वहाँ पे एक लड़के ने इतनी हार्श क्वेश्चनिंग कर ली थी कि एंकर खुद उसे कहने में मजबूर हो गया था कि तब वो वज़ीर आज़म नहीं थे कि ये हमारे कौमी हीरो हैं, आप इनसे किस तरह से बात करें। तो जो क्वेश्चन उनका था, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उस लड़के का क्वेश्चन ये था कि आप सबको गलत कहते हैं, कि आप ही फरिश्ता हैं, कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, कि आपको ये मतलब उसका बिहेवियर भी रूड हो गया था। और एंकर सिचुएशन को नॉर्मल करना चाह रहा था कि किस तरह की बदतमीजी कर रहा है, लाइव चल रहा है, हमारे हीरो बैठे हुए हैं। तो इमरान खान ने ये बात बड़ी वेल, मैं आप गति से आप आगे लेके चल सकती हो कि उन्होंने इंतहाई मतलब कि उन्होंने एंकर को भी चुप कराया। इमरान खान ने कहा कि चुप हो जाओ, इसको बोलने दो। मतलब ये होती है स्पीकर की क्वालिटी। तो उन्होंने उसको भी चुप करवाया कि आप चुप हो जाओ और मैं इसका जवाब देता हूँ। इमरान खान ने कहा मैं इसके जवाब, और उन्होंने कहा हाँ, इसका एक ही जवाब है कि हाँ, और सारी ऑडियंस हंसना शुरू हो गई। हालांकि क्वेश्चन उसका बड़ा टफ मतलब बड़ा रूड था, बिहेवियर भी उसका बड़ा रूड था कि आपको क्या लगता है, क्या आप ही फरिश्ते हैं, क्या आप ही सब कुछ ठीक करते हैं, आप सबको गलत कही जा रहे हैं। मतलब इस तरह वो बोली जा रहा था और एंकर भी उसे चुप करवा रहा था। लेकिन इमरान खान ने क्या कहा कि उसने एंकर को कहा इसको बोलने दो, और खुद उसने बड़ा हंसते हुए और बड़े अच्छे अंदाज के साथ उसने जवाब दिया कि इसका एक ही जवाब है, वो है हाँ, हाँ मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि एक जो स्पीकर है उससे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑडियंस किसी भी तरह की हो सकती है, वो इंतहाई रूड बिहेवियर, बदतमीजी, अग्रेसिव, किसी भी तरह के कमेंट्स आ सकते हैं, आपको ऑब्जेक्शंस आ सकती हैं, आपके साथ एग्री भी हो सकते हैं, आपके साथ इख्तलाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि हर बंदा एक थिंकिंग लेवल नहीं रखता। ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो आ रहे हैं डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट्स है, डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट्स को किस तरह डील करना है।
इसमें आपने क्या करना है, डिटोर करना है, डिले करना है और डिसमिस करना है। अब डिटोर किस सीन में करना है, डिटोर का क्या मतलब है कि डिटोर इज अ वे अराउंड अ डिसरप्शन दैट इनेबल अ प्रेजेंटर टू स्टिल रीच द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रेजेंटेशन। के यहाँ पे क्या है कि अभी तक जो प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव थे वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो इन द फॉलोइंग सिचुएशन द प्रेजेंटर टुक अ डिटोर अराउंड अ पोटेंशियल डिसरप्शन। उसने क्या करना है, इसे डिसरप्शन कर देना है। लेट्स सपोज उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग बताई गई थी जो कि 9 बजे थी, लेकिन वो उस वक़्त के लिए तैयार नहीं थे, तो उसने उसको मीटिंग को क्या करना है, उससे क्या कर देना है, डिटोर कर देना है। इसको आप पढ़ेंगे आपको समझ आए। डिले की बात से ज़ाहिर है कि इस बात को आवर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ऑडियंस, ठीक है। अ प्रेजेंटेशन शुड ऑलवेज स्टार्ट ऑन टाइम। ज़ाहिर सी बात है कि एक जो है ऑडियंस पे अच्छा एक्सप्रेशन डालने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा एक ऑन टाइम शुरू होना चाहिए। इट मे नॉट प्रोसीड एज प्लान्ड। अगर तो ये प्रोसीड नहीं है, प्लान नहीं है, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है टाइम हो गया है लेकिन क्या है, प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है, प्लानिंग नहीं है। द फॉलोइंग सिचुएशन शोज अ डिसरप्शन इंसिडेंट में कॉज अ डिले। तो कुछ इस तरह के इंसिडेंट है जो इसको डिले कर सकते हैं। ड्यूरिंग नाजिम्स प्रेजेंटेशन इन अ कम्युनिकेशन वर्कशॉप द इलेक्ट्रिक पावर फेल्ड। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक पावर फेल्ड हो जाती है तो क्या होगा, डिले हो गया। एक मिनट ठहरेंगे, आपका ना सारा वैसे तो ये है कि ना जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो ऑन टाइम होनी चाहिए, लेकिन किसी क्या है इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गई है, मतलब एक्सपोज है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है, और रूम की जो लाइट है वो भी इतनी नहीं है कि हम प्रेजेंटेशन दे सके। तो क्या करेंगे, अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, अब टेक्निकल फॉल्ट भी आ गया है, इस सिचुएशन को भी डील करना है। तो सिचुएशन को कैसे डील करना है कि आप एक इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक सिटी सही जो करते हैं, वो उसको जो भी कहते हैं, सॉरी इस वक्त ना मेरे ज़हन में आ नहीं रहा, कि आप उसको बुलाएंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करे, वो जो फॉल्ट है उसको ठीक करे। तो उससे क्या करे, उसके बाद उस दौरान में आप वो क्या करेंगे, वो जाहिर सी बात है ऑडियंस प्रेजेंटर ऑडियंस का मुंह तो नहीं ना देखेगा। एक जो अच्छा रिप्रेजेंटर होगा वो क्या करेगा, जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल होता है आप मेरे साथ कोई क्वेश्चनिंग कर लें, आप मुझसे कोई बात कर लें। तो ऑडियंस जब क्वेश्चन करेंगे, उससे बात करेंगे, तो फिर वो कहेगा ये तो एक अच्छी बात थी, इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर होना एक अच्छी बात है कि इसने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। ये डिले, इसको आप लोगों ने मेंटेन करना है। डिसमिस although they rarely occur, some disruption are best handled by dismissing the audience। ठीक है, डिसमिसिंग द ऑडियंस, यहाँ पे क्या करना है आपने, एक्ट्स ऑफ नेचर सच एज फायर एंड अर्थक्वेक आर रीजंस टू डिसमिस एन ऑडियंस। अगर तो इस तरह की कोई सिचुएशंस हैं और ऑडियंस डिसमिस हो गई है, तो एज आर सम मेडिकल इमरजेंस, तो सम मेडिकल इमरजेंस इन क्रिटिक्स, it is imperative that the presenter remain calm to provide leadership and direction to the group। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो यहाँ पे इमरजेंसी ग्रुप, मेडिकल के जो ग्रुप होंगे उसको लीड किया जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, आपको मैंने बताया था किसी भी तरह की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकते हैं। फ्यू इंसिडेंट डिस्टर्ब द प्रेजेंटेशन एज सच एज अ पर्सन इन द ऑडियंस हु रिपीटेडली इंटरप्ट। अगर तो वो रिपीट कर रहा है, रिपीटेड चीज़ों को इंटरप्ट कर रहा है, वॉइसेस ऑब्जेक्शन कंट्रोल जो भी हो रहा है इसको वो कर रहा है, इसको वो रिपीट कर रहा है। तो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्या है, सिग्नल इंटेंड नॉट टू हियर बट टू बी हियर्ड। सुना नहीं था लेकिन सुनना पड़ रहा है। डिस्ट्रप्टिव पर्सन स्पीक्स आउट वे एवरी अपॉर्चुनिटी पर्सन हु हैव इज ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको इस सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है। अगर तो कोई चीज़ जो है रिपीट की जा रही है और वो जो क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं और जो वाले बातें हो चुकी हैं फिर से बोली जा रही हैं। उफ, ये आपका लेक्चर इंतहाई लंबा है लेकिन अब मैं आपको इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ ही क्लियर करवा रही हूँ। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है कि कॉमन रीजन फॉर डिसरप्टिव बिहेवियर की क्या क्या रीज़न हो सकती है। ये है रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज करने में रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, उसके लिए भी इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट किया जाता है। रिजेंटेंट रिजेंटमेंट ऑफ द प्रेजेंटर, इस वजह से भी हो सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर दैट इज सक्सेसफुल फॉर द डिट्रैक्टर, इसमें क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस टू चेंज, frequently a presentation deliver information and idea that challenges
दैट चैलेंजिंग कस्टमरी वेज ऑफ थिंकिंग और ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, अगर तो कोई प्रेजेंटर है वो स्पीडली अपने जो आइडियाज है, इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ डिलीवर कर गया है तो ऑडियंस को समझने में मुश्किल होगी। सम पीपल्स आर नॉट रिसेप्टिव टू एनीथिंग न्यू। कुछ ऑडियंस इसको नहीं रिसेप्ट कर पाए। दे फील थ्रेटेड बाय न्यू आइडिया, या तो कुछ ऐसे होते हैं कि नए आइडियाज़ को हर बंदा फ़ौरन अडॉप्ट भी नहीं कर लेता, क्योंकि कोई भी बात जब किसी इंसान को बताई जाएगी तो उससे फ़ौरन अडॉप्ट नहीं करेगा, उसको थोड़ी सी देर लगेगी नई बातों को, नई चीज़ों को, नई इन्फॉर्मेशन को, नए सिस्टम को और नई पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करने में, उसे अडॉप्ट करने में। तो इसमें क्या करना है, दे आर अनविलिंग टू कंसीडर एटीट्यूड। ठीक हो गया, जाहिर सी बात है, एकदम कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। एक्शन दैट डिफर फ्रॉम दोज दे हैव harbored for a long time। कुछ वक्त लगेगा। इन some cases disruptive behavior is a form of self defense। डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्या है, सेल्फ डिफेंस करना है। अब आपने अपने आप को डिफेंस कैसे करना है, इट इज अ मीन ऑफ कंट्रैक्टिंग आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। डिरेक्टिव द डिट्रैक्टिव डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट। तो क्या करना है आपने, इस सारी सिचुएशन को आपने हैंडल करना है। इफ अ क्वेश्चन आस्क दिस इंफॉर्मेशन नो गुड, और इफ आई रेज एन ऑब्जेक्शन we cannot deal with, then the proposal will not be approved। ठीक है, कि आपका प्रपोजल हो सकता है एक्सेप्ट ना भी हो। ये है रेजिस्टेंस आ रही है, रेजिस्टेंस टू चेंज आने में जो रुकावटें, आपकी जो आइडियाज़ हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोग, उसको फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, आपकी इश्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं, आपकी जो नई पॉलिसीज़ हैं, प्रोडक्ट हैं, कोई भी चीज़ जो न्यू है उसको रेजिस्टेंस होती है किसी चीज़ में रुकावट, तो ये इस तरह की ऑडियंस उसमें रुकावट डाल सकती है। अच्छा, आगे जो हमारे पास आ रही है रिसेंटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है कि एन इफेक्टिव स्पीकर फिल्स अ लीडरशिप रोल लीडिंग द ऑडियंस। ठीक हो गया, जाहिर सी बात है, वो एक लीडर बना होता है, लीडर की तरह लोगों को बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, स्पीच कर रहा होता है। ठीक हो गया, थॉट द मटेरियल एंड मैनेजिंग द पीपल इन द ग्रुप। ठीक हो गया, एन अकॉम्प्लिश्ड स्पीकर एग्जिबिट एथियोसिस्टिक, हाँ एथियोसिएटिक। उसके बाद है एट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एनर्जी एंड, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी एबिलिटी होनी चाहिए। एक जो लीडर बना हुआ है जो इनको डील करे, देयर आर दोज हु मे रिसेंट वन दे सी एंड हेयर। ये उन लोगों के लिए जो उन्होंने रिसेंटली जिन्होंने कुछ देखा है, सुना है, स्पेशली व्हेन अ प्रेजेंटेशन इज परसीव्ड टू बी एन आउटसाइडर। ठीक है, वो क्या है, अ कंसल्टेंट, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, जो दूसरे डिपार्टमेंट से हो सकता है। फील दैट द प्रेजेंटेशन इज एन। अच्छा, आगे है रिपीटिंग सक्सेसफुल बिहेवियर। पीपल आर इंक्लाइंड टू रिपीट बिहेवियर दैट हैज़ वर्कड फॉर देम इन द पास्ट। लोग हमेशा उस बात को रिपीट होता सुनना चाहेंगे जो कि इनके साथ लिए पिछले पास्ट में काम किया गया है। व्हेन दे गेट व्हाट दे वांट बाय एक्टिंग इन अ सर्टेन मैनर, तो जो वो मैं बात करना चाह रहे, दे विल एक्ट दे दैट वाई अगेन टू गेट व्हाट दे वांट, कि इसके बारे में वो दोबारा क्या चाह रहे हैं। ये कुछ बातें हैं कि जिसके ऊपर सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब उस बात को रिपीट करना चाहते हैं, उस बिहेवियर को रिपीट करना चाहते हैं, वो क्या कुछ हो चुका है माजी में उसके बारे में वो बार बार सुनना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ नया चाह रहे हैं। अब इसके बारे में है कि डीलिंग विद डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, इस तरह का जो बिहेवियर था, पीछे हम लोगों ने डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, तो इसको किस तरह से भी आप लोगों ने डील करना है। ये डिसरप्टिव बिहेवियर जो है प्रेजेंटर कैन मोर इजीली डील विद इट विद एम्प्लॉम बाय प्रैक्टिसिंग दीज टेक्निक। इस तरह की टेक्निक्स अगर एक स्पीकर के पास होंगी तो इसे डील कर सकेगा। बी कॉर्टियस उसे होना चाहिए, एक्सरसाइज कंट्रोल एंड कॉन्फ्रंट। बी कॉर्टियस में क्या होगा, जो डिट्रैक्टर है ट्राई टू प्रोवोक प्रेजेंटर, ठीक है, वो तो प्रोवोक करने की कोशिश करेगा ना। इफ अ प्रेजेंटर रिएक्ट टू डिसरप्टिव बिहेवियर विद फ्रस्ट्रेशन, तो मैंने आपको बताया था कि उसे बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहिए,
एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो उसमें अगर तो वो ऐसे बिहेव करता है तो उसके पास जो क्वेश्चन कर रहा है वो एंड विल लाइकली कंटिन्यू टू डिसरप्ट द प्रेजेंटेशन, तो वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको डिसरप्ट करता रहेगा क्योंकि आप उससे चिढ़ खा रहे हो। तो आपने ऐसा नहीं करना। These four are presenters' first response to disruptive behavior should be to deal with the person with the same courtesy that a professional would extend to a courteous and ठीक हो गया, उसको इंतहाई प्रोफेशनल वे में रिस्पॉन्स करना है। जैसे उन्होंने आपको पीछे कुछ टिप्स दे दिए हैं, आपको क्वेश्चन पता है नहीं पता, फ्लेक्सिबल रहना है, आपने प्लेसेंट मतलब कि अपने एक्सप्रेशन रखने हैं, अपने जेस्चर अच्छे रखने हैं, ये सारी कुछ चीज़ें जो आपको जो है इस तरह के ऑडियंस को डील करने के साथ थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, नहीं तो वो आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। एक्सरसाइज कंट्रोल है when a courteous response does not suffice to quell disruptive behavior, a presenter must next exert control over the situation। ठीक हो गया, उसे कंट्रोल करनी है सिचुएशन को। मेंटेनिंग कंट्रोल वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रेजेंटिंग, मतलब कि उसकी तो सबसे पहली यही है कि तो सिर्फ जो है सिचुएशन कंट्रोल करनी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। आई एम प्लेस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, मुझे खुशी हुई कि तुम इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू हैव टू आस्क यू टू होल्ड एनी फर्दर क्वेश्चन एंड टिल द एंड, मतलब कि आप उसको कहेंगे ठीक है, आप मुझे खुशी है कि आप इसी सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं आपको मज़ीद टाइम दूंगा, मैं आपके साथ मज़ीद बात करूंगा, लेकिन अपने एंड में हो सकता है वो भूल जाए या आप कहे थे टाइम शॉर्ट है, नहीं लेट मी गो। ठीक हो गया, इस तरह की करके आप सिचुएशन तो कंट्रोल करें ना, आप उस वक्त लड़ने ना बैठें। बस आपने अपने आप को पोलाइट मतलब अपने आप को तैयार करके जाना है कि आपको इंतहाई फजूल किस्म की क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ जाएगा। आप सबने फील्ड में जाना है, आप मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, आप सबने फील्ड में जाना है, आप सबने ऑडियंस को डील करना है, आप किसी भी तरह की फील्ड में जा रहे हो तो आपको ऑडियंस डील करना ही करना है। ये टिप्स आप अभी सीख लो, तो इसे अपने दिमागों में रखो, इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकल फील्ड में इसे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स पाओगे। कॉन्फ्रंट है व्हेन अ पर्सन परसिस्ट इन बीइंग डिस्ट्रक्टिव। ठीक हो गया, तो उस वक्त क्या करना है, मस्ट कॉन्फ्रंट रहना चाहिए उसे अपने बिहेवियर को। द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनी इन द ऑडियंस टेक प्रेसिडेंस ओवर और टू इस तरह के मतलब कि डिट्रैक्टर्स हो सकते हैं। इफ द सिचुएशन अलाउ इट इज़ हेल्पफुल टू अनाउंस अ ब्रीफ रिफ्रेशमेंट ब्रेक और डायरेक्ट द ग्रुप टू इंगेज इन एन एक्टिविटी। आपने ये टीवी चैनल टॉक शो में भी देखा हुआ है कि जब लड़ाई हो जाती है, मज़ीद ही लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, तो एक समझदार एंकर क्या करता है, वो ब्रेक पे चला जाता है और ब्रेक के दौरान वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। टॉक शोज़ में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, गिलास भी चल जाते हैं, थप्पड़ भी आ जाते हैं और बड़ा कुछ हो जाता है। और क्या करता है, अब एंकर को उस वक्त सिचुएशन डील करनी होती है, तो डील कैसे करता है, वो ब्रेक ले लेता है। तो आप भी सिचुएशन को इस तरह से डील कर सकते हो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्पेसिफाई द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एंड द मीटिंग इज ओवर। इस तरह की सिचुएशन से बदलने के लिए आप मीटिंग को ओवर कर दें। ठीक हो गया, ये आपको किसी भी तरह के प्रेजेंटर के लिए ना, आप एंकर हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप बिजनेस मीटिंग में हैं, आप डाइस पे करें, स्पीकर हैं, तो इस सब के बारे में आपको टिप्स दी जा रही है कि आपको लीड कैसे करना है। ठीक हो गया, आगे है फ्रीक्वेंट इंटरप्शन जो आ रही है, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन आ रही है, यहाँ तो है ना किसी एक बंदे ने दरमियान में उठ के इंटरप्शन कर दी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंट इंटरप्शन आ रही है तो आपने डिस्ट्रक्टिंग क्या करना है, टू द अदर पीपल हियर फॉर द रीजन आई एम गोइंग टू हैव टू आस्क यू टू प्लेस हियर। तो आप उसके पास चले जाओ, ठीक है मैं तुम्हें सुनने के लिए इधर आ रहा हूँ। इन व्यू ऑफ द पीयर प्रेशर दैट एग्जिस्ट विद इन एनी ग्रुप, अगर तो कोई प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, द फर्स्ट टू टैक्टिक्स जो हमारे पास थी, कर्टेसी एंड कंट्रोल, ये दो टैक्टिक्स है हमारे पास यूजुअली सर्व टू ब्रिंग डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर टू अ बाल्ट। इन दोनों को डील करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हाउएवर ऑन द रेयर ऑप्शन वन इट डज नॉट, इट इज़ प्रेफरेबल टू कंट्रोल to confront a detective and then to allow one person to destroy a presentation। इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करना है कि जो एक पर्सन है और वो आपकी प्रेजेंटेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ लाइक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है टाइम इंटरेस्ट रखना है आपने, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप्स
convey that the presenter's response is not personal but professional regarded for others in the audience। आपके जो है जो ऑडियंस के रिगार्डेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपने उसे पर्सनल नहीं लेके जाना, आपने अपनी सिर्फ प्रोफेशनल वे में ही रहना है। तो ये था आपका लेसन नंबर 21 जो आज कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, इन टर्म्स को समझे जो मैंने आपको समझाए हैं, इन टर्म्स को समझ के आपने आगे उसे अपने लफ्ज़ों में लिख देना है। तो ये आपका जो लेसन है और साथ ही एक दो एग्जाम्पल दे दें। आपका ये जो लॉन्ग सा लेसन है, लेंथी सा लेसन है, इंतहाई जो है वो शॉर्ट में लेकिन एक पावरफुल और अच्छा मार्क्स गेनिंग भी बन सकता है। यानी कि आप तो ये मैंने इसे वैसे मैंने काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की है लेकिन लेक्चर काफ़ी लेंथी था, तो उसे अंडरस्टैंड तो करना ही था ना। ओके।